जब भी हम अमीर तरीन शख्स की बात करते हैं तो आजकल लोगों के दिमाग में सिर्फ एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और बहुत से अमीर अमीर लोगों के नाम आते हैं। मगर हिस्ट्री में क्या इन सब से भी कोई अमीर शख्स गुजरा था? बात है 1280 की, जब अफ्रीका की एम्पायर माली में एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम मूसा रखा जाता है। मगर उस वक्त ये कोई भी नहीं जानता था कि बड़ा होकर ये बच्चा तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान बनने वाला है। वॉच एंड थिंक की वीडियोज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मनसा का मतलब माली में सुल्तान का था, यानी कि किंग या बादशाह। जो भी उस वक्त का सुल्तान हुआ करता था उसे मनसा कहकर बुलाया जाता था। जब माली के सुल्तान यानी मनसा अबू बकर के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना इस माली सल्तनत को और भी बड़ा किया जाए और देखा जाए कि अटलांटिक ओशन के उस साइड पर अगर कोई जगह मौजूद है तो क्यों ना वहाँ पर भी कब्ज़ा किया जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मनसा अबू बकर ने बहुत से नौजवानों से भरी हुई कश्तियाँ अटलांटिक में भेज दी। बहुत से जांबाजों से भरी हुई वो 200 कश्तियाँ समंदर में निकल तो पड़ी थी ज़मीन की तलाश में, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब बहुत सा वक्त गुजर चुका था मगर माली की सरहद पर कोई भी कश्ती आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। मगर फिर एक दिन बहुत ही खस्ता हालत में एक छोटी सी कश्ती माली की सरहद पर आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो सरहद पर पहुंचती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है। तो उस कश्ती का कप्तान बताता है कि वो एक बहुत बड़े तूफ़ान में घिरे गए थे, जिस तूफ़ान ने तमाम कश्तियों को सुपुर्दे समुंदर कर दिया। इस तूफ़ान की खबर सुनकर मनसा अबू बकर को बहुत ही दुख हुआ और उनके इरादों पर पानी तो फिर गया था, मगर उनकी हिम्मत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि इस बार मनसा अबू बकर ने खुद समंदर के उस पार जाने का फ़ैसला किया। मगर अब सवाल ये था कि सुल्तान के जाने के बाद माली की सल्तनत को कौन संभालेगा। तो सुल्तान ने अपने एक भरोसेमंद आदमी मूसा को माली की सल्तनत संभालने का हुक्म दे दिया कि जब तक सुल्तान माली वापस नहीं आ जाते तब तक माली का सुल्तान मूसा ही को समझा जाएगा। मगर आप किस्मत का खेल देखिए, सुल्तान कभी वापस लौट कर आए ही नहीं। अब मूसा ने अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ जाने की बजाय इसी माली को और तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिशें कर दी और ऐसी जगहों पर कब्जे किए जहां पर सोना और नमक निकलता था, क्योंकि उस वक्त सोना और नमक सबसे कीमती अशिया मानी जाती थीं। और माली में और माली के नज़दीक बहुत सी ऐसी जगहें मौजूद थीं जहां से ढेर सारा नमक और बहुत ही ज़्यादा सोना निकलता था। दोस्तों, माली सल्तनत मुसलमानों की सल्तनत थी, मगर अभी भी वहाँ पर बहुत से ऐसे कबीले मौजूद थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे। उन्हीं में से एक बम्बुक माइनर्स भी थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस्लाम की वजह से उनके अपने मज़हब को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने माली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। दोस्तों, मनसा मूसा ने कत्लो गारत करने की बजाय उन सब को अपना अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दी। अब माली सल्तनत और उसके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे मुल्क मौजूद थे जो इस्लाम में नहीं मानते थे, वो अपना अपना मज़हब अपनी अपनी मर्ज़ी से फॉलो कर सकते थे। अब इसी वजह से माली सल्तनत को किसी भी मुल्क या कबीले की तरफ से हमले का कोई भी ख़तरा नहीं था। अब कि जब हर तरफ से अमन था तो मूसा ने माली में 3 चीज़ों की तिजारत बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी, जिनमें सोना, नमक और कोला जो कि एक फल है वो शामिल थे। मूसा ने माली में कारोबार को बढ़ाया, वहाँ पर टैक्सेस लगाए और इस तरह से निज़ाम को चलाया कि कुछ ही देर के बाद माली सल्तनत की दौलत आसमानों को छूने लग गई। और यहीं पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज भी माली दुनिया का 13वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। मनसा मूसा के दौर में जिस नमक की तिजारत होती थी वो कोई ख़ास नमक नहीं, बल्कि यही नमक था जो आज भी हम यूज़ करते हैं। मगर उस वक्त नमक सिर्फ जायके के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी खाने पीने की अशिया को बचाने और ठीक रखने में भी काम आता था। और यही वजह थी कि उस वक्त नमक की कीमत बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। और कोला फल ऐसा फल था जो रेगिस्तान में प्यास लगने से बचाता था। और यही वजह थी कि नमक और कोला फल की जो तिजारत है वो सोने से कुछ कम नहीं थी। अब क्योंकि उस वक्त इन तीनों चीज़ों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी तो इन पर मूसा ने बहुत ही हैवी टैक्स लगा कर रखा था।
इसी निज़ाम को मूसा ने इतना बैलेंस करके चलाया कि करते करते वो इस कदर अमीर हो गया कि आज भी अगर हम उसकी दौलत का अंदाज़ा लगाने के लिए बैठें तो शायद हम गिनती ही ना कर सकें। क्योंकि आज के दौर के बहुत अमीर अमीर लोग, एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे बहुत से लोगों की दौलत अगर इकट्ठी भी कर दी जाए फिर भी मंसा मूसा के करीब भी नहीं पहुंचती। मंसा मूसा की दौलत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि जब वो हज करने के लिए 1324 में माली से मक्का की तरफ रवाना हुआ था तो वो सिर्फ अपने कुछ गुलामों के साथ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ गया था। ये कोई छोटा मोटा काफ़िला नहीं बल्कि 60,000 लोगों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 12,000 गुलाम ऐसे थे जो सिर्फ सोने के थैलों को उठाए हुए थे और बहुत से ऊँट उनमें ऐसे थे जिन पर सोने के पाउडर के बहुत से बक्से लटकाए गए थे। और ये सारा का सारा सोना वो ज़कात के तौर पर मक्का लेकर जा रहा था। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये तकरीबन 20,000 किलो सोना था जो सिर्फ वो चैरिटी के लिए लेकर जा रहा था। मंसा मूसा ने इतना सोना ज़कात और इतना सोना गरीबों में बांटा कि उस वक्त मिडल ईस्ट में, पूरे मिडल ईस्ट में सोने की कीमतें अचानक से बहुत ही ज़्यादा गिर गईं। सिर्फ एक बंदे की चैरिटी की वजह से पूरे मिडल ईस्ट में कई सालों तक सोने की कीमत स्टेबल ही नहीं हो सकी। फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद माली सल्तनत कोई ज़्यादा देर तक अरूज पर नहीं रह सकी। जैसे ही मंसा मूसा की मौत हुई तो उसके वज़ीरों मशीरों ने बेईमानी और गद्दारियाँ करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से माली का डाउनफॉल शुरू हो गया और फिर करते करते माली एम्पायर का ख़ात्मा हो गया। आप सोचिए कि इस कदर इतना अमीर शख्स भी अपनी तमाम तर दौलत को दुनिया पर ही छोड़कर सपुर्दे खाक हो गया और इतनी ताकतवर और इतनी बड़ी सल्तनत का झट से ख़ात्मा हो गया। इस सारे किस्से को देखकर मुझे एक ही बात याद आती है कि हर अरूज को ज़वाल है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।